बच्चे काफी टाइम लगाते थे ज्वाइन। तो आपको बताया था जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, तो ट्रांसफार्मर में जो मेटेलिक कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, है ना, तो सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेटेड क्यों बनाते हैं? एडी करंट से जो हीट लॉस होता है उसको कम करने के लिए। एक बार हमने कहा था आइडियल केस में प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो पूरा 100% लिंक हो जाता है सेकेंडरी कॉइल से, बट बिकॉज ऑफ बैड डिजाइन ऑफ दी सॉफ्ट आयरन कोर कभी कभी कुछ केसेस में 100% फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं हो पाता है। बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ फ्लक्स कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस। मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस कब होता है? जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस, जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन होता है, देन डीमैग्नेटाइजेशन होता है, तो हिस्ट्रेसिस लॉस होता है हीट की फॉर्म में, हिस्ट्रेसिस लॉस। एक और बात, जो ट्रांसफार्मर की ये कॉइल्स हैं, ये कॉपर के वायर की कॉइल्स होती है, मतलब मेटल के वायर की कॉइल होती है। मेटल के वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस पर भी हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। तो बहुत सारे कॉज हैं ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस की, तो कुछ आपके सामने मैंने बताए। फर्स्ट नंबर पर लिखिए रेजिस्टेंस लॉस। रेजिस्टेंस लॉस देखिए, when alternating current passes through, when alternating current passes through the primary and the secondary coil of transformer, passes through the primary and the secondary coil of transformer, then some energy is lost, then some energy is lost in the form of heat, then some energy is lost in the form of heat, due to resistance of the two coils, due to some resistance of the two coils, तो कॉइल मेटल के वायर्स की होती है, 100% कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। हाँ, इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये प्राइमरी कॉइल और ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इनके वायर को थिक लेते हैं, है ना, वायर को थोड़ा सा थिक लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, है ना। इसी में लाइन चेंज करके लिख लीजिए, टू मिनिमाइज दिस लॉस, to minimize this loss, thick wires are used to form the coils. To minimize this loss, thick wires are used to form the coils. थिक वायर यूज ले सकते हैं, तो याद रह जाएगा। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस के कॉजेस में एक है रेजिस्टेंस लॉस। रेजिस्टेंस किसका? प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस। और जब भी करंट फ्लो होता है तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होती है वो होती है I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो रेजिस्टेंस अगर है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता रहेगा। रेजिस्टेंस को कम कर देता है, एनर्जी लॉस को कम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड लिख लीजिए, एडी करंट लॉस। तो ये एक टॉपिक एंड करते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 8। एक गड़बड़ क्या है, बड़े लेट तक बच्चे आ रहे हैं।
एडी करंट लॉस। यस गाइस, एडी करंट कहाँ और कब जनरेट होती है? तो एडी करंट मेटल में जनरेट होती है जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन का एक बड़ा सा कोर होता है, ठीक है, और उस सॉफ्ट आयरन के कोर पर प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल वोल्टेड होती है, और उसमें कौन सा करंट फ्लो किया जाता है? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो अगर सॉफ्ट आयरन कोर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली एडी करंट्स जनरेट होगी, और एडी करंट भी अपना हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, और हीट की फॉर्म में सॉफ्ट आयरन कोर पर भी एनर्जी लॉस होता है। हाँ, उसको थोड़ा कम करने के लिए, उसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेटेड बना देते हैं, है ना। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को रखकर उसको लैमिनेटेड बना देते हैं। तो लिखिएगा इस एडी करंट लॉस में, ड्यू टू rapid change due to rapid change in current, due to rapid change in current, alternating current rapidly change होता रहता है और continuously change होता है। due to rapid change in current, the magnetic flux linked with the iron core, the magnetic flux linked with the iron core also changes rapidly, also changes rapidly, also changes rapidly. As a result of this, as a result of this, eddy currents, as a result of this, eddy currents produce, eddy current produce in the iron core, eddy current produce in the iron core, and some energy, and some energy lost in the form of heat, some energy lost in the form of heat, some energy lost in the form of heat, full stop। अब ये जो लॉस है इसको मिनिमाइज करने के लिए एडी करंट का इफेक्ट कम करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेटेड बनाया जाता है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, टू मिनिमाइज this energy loss, to minimize this energy loss, to minimize this energy loss, laminated soft iron core is taken. To minimize this energy loss, laminated soft iron core is taken. सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेटेड ही लिया जाता है। तो 1 मार्क की क्वेश्चन के लिए इस टॉपिक को भी आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस लॉस हो गया, एडी करंट लॉस हो गया, और लॉस रिपीट करना, टू मिनिमाइज दिस एनर्जी लॉस, टू मिनिमाइज दिस एनर्जी लॉस, so laminated soft iron core is taken, laminated soft iron core is taken, loss due to flux leakage। थर्ड नंबर पर ये लिख लें, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कवर करना है हमें सारे लॉसेस।
लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज है ना। तो अगर सॉफ्ट आयरन कोर का डिजाइन थोड़ा अच्छा नहीं हो और एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में एयर रह जाए, है ना, एयर गैप रह जाए, तो 100% फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो नहीं पाता, बस फिर इसका मतलब एनर्जी लॉस होता है। लिखिए, ड्यू टू बैड डिजाइन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, due to bad design of soft iron core, or air gap in the soft iron core, air gap in the soft iron core, or air gap in the soft iron core. Some magnetic flux leak in air. Some magnetic flux leak in air, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में चला जाता है। Some magnetic flux leak in air. This leads some energy loss. This leads some energy loss. Full stop. Yes guys, इस एनर्जी लॉस को, जो फ्लक्स लीकेज से एनर्जी लॉस होती है, भाई मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड ही थोड़ा लीक हो गया तो एनर्जी लीक हो गई। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल को कोएक्सियली कर देते, एक दूसरे के ऊपर ही बॉन्ड कर देते, है ना। देखिए, टू मिनिमाइज दिस एनर्जी लॉस, primary coil and secondary coil, to minimize this energy loss, primary coil and secondary coil wounded on each other, तो कुछ ऐसे भी डिजाइन होते हैं, आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे डिजाइन भी मिलेंगे। यहाँ पर ये वाला मेटल वाला एरिया है, मेटल, तो यहाँ पर ये प्राइमरी कॉइल वुंड की और यहीं पर सेकेंडरी कॉइल भी वुंड कर दी, एक ही प्लेस पर, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल एक ही प्लेस पर, तो फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज किया जा सकता है। लास्ट एक और लिख दे, रेजिस्टेंस, एडी करंट, यस गाइस, और कुछ बता रहा था, बताइए। एक और है, कुछ याद आ रहा है किसी को? एक और कौन सा बताया था? आई थिंक मुझे याद आ रहा है 4 बताए थे टोटल, रेजिस्टेंस, एडी करंट, फ्लक्स लीकेज। किसी को कुछ याद आ रहा है? नो लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस कुछ बता रहा था ना गाइस, किसी को याद नहीं आया? देखिए, हिस्टेरेसिस लॉस, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है, ओके, है ना। हिस्टेरेसिस लॉस, सही टाइम पर ये भी आप लिख ले, याद आ गया, हिस्टेरेसिस लॉस। इसमें हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट कीजिए। आपको याद होगा ना, तो आपको एक बार बताया था इंडक्शन फर्नेस, कुछ याद आ रहा है? इंडक्शन फर्नेस, जब किसी मेटल पर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा
एडी करंट्स होता है और उसमें इतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है कि हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती रहती है ना, हीट की फॉर्म में भी एनर्जी लॉस होती है। तो दोनों का रोल होता है, एडी करंट्स का भी होता है, इलेक्ट्रॉन विल करते हैं, और हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है, उसका मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा। आपको याद होगा मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में बताया जा रहा था चैप्टर नंबर 5। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये अलोंग हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करेंगे ये रिवर्स डायरेक्शन में घूम जाए। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट्स है ना राइट साइड में लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेफ्ट साइड में होते रहते हैं और फ्रिक्वेंटली होते हैं, इंडिया में 1 सेकंड में 50 टाइम्स मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है। बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है बिकॉज ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस। ओके फटाफट लिखिए, लिखिए ड्यू टू magnetization and demagnetization of due to magnetization and demagnetization of soft iron core soft iron core soft iron core its temperature increases its temperature increases its temperature increases and and some energy and some energy lost in the form of heat, some energy lost in the form of heat. तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन से भी कोर का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। यस गाइस, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम है ना कोर को कैसा लेते हैं, कोर को उस मटेरियल का लेते हैं जिसका हिस्टेरेसिस ग्रुप का एरिया कम हो। आपको शायद बता रहा था, तो सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया कम होता है, जबकि स्टील के लिए एरिया काफी ज्यादा होता है हिस्टेरेसिस ग्रुप का। तो ये एरिया जो है ये 1 साइकिल में एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टेरेसिस ग्रुप का 1 साइकिल में जो एरिया होता है वो पर साइकिल एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसके नीचे लिख दीजिए, टू मिनिमाइज द हिस्टेरेसिस लॉस, टू मिनिमाइज द हिस्टेरेसिस लॉस soft iron core is used, soft iron core is used which has minimum area of hysteresis loop, which has minimum area of hysteresis curve, लिख देना hysteresis curve, minimum area of hysteresis curve। यस गाइस, तो इन सभी में हमने हेडिंग से आपको बात याद आ जानी चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस लॉस तो पूरी कहानी याद आ जानी चाहिए कि कहाँ होता है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ये जो वायर। एडी करंट तो पूरी कहानी याद आ जानी चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एडी करंट प्रोड्यूस होती है, हीटिंग इफेक्ट आता है ना। लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज, 100% फ्लक्स है ना लीक हो नहीं पाता सेकेंडरी कॉइल से, तब होता है फ्लक्स लीकेज, लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज। हिस्टेरेसिस लॉस वही बात, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। तो मोस्ट ऑफ हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है ना, और यहाँ फ्लक्स लीकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो जाता है तो मैग्नेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट विदाउट ब्रेकिंग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सभी के ठीक चल रहा है ऑडियो वीडियो? यस सर। इसमें
फर्स्ट जो हेडिंग हम लिखेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। सबसे स्टार्टिंग वाला टॉपिक ही इसमें अच्छा है, बाकी तो आपको लर्न करना है। एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊंगा टॉपिक्स को। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है, समझने वाला है, अच्छा है। ओके, फर्स्ट हेडिंग इसमें आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको समझ लेते हैं, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती है वो समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम आई सबस्क्रिप्ट में स्मॉल डी इससे डिनोट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट इन जनरल हम जानते हैं करंट, और एक्चुअल में वो होता है कंडक्शन करंट। मेटल के वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन करते हैं तो जनरेट होता है कंडक्शन करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन कर रहे हैं किसी मेटल के वायर में तो जनरेट होता है कंडक्शन करंट। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चार्ज मोशन करता है तो आप जिस करंट को जानते हैं वो फ्लो होता है। एक और करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का एक तरह से डिस्कवरी कैसे हुई इस करंट की, तो उसके लिए आपको एक कैपेसिटर को देखना होगा। और वो कैपेसिटर जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है, कोई मटेरियल नहीं, एयर भी नहीं है, वैक्यूम है। अगर इस कैपेसिटर को हम एक सोर्स से इस तरह से कनेक्ट कर दें, एक सोर्स से इस तरह से कनेक्ट कर दें, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इसकी दोनों प्लेट। तो इस कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? कैपेसिटर की प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है। दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। नहीं, जीरो। हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ट्रू गाइस? किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आया कुछ? एक सिंगल चार्ज्ड प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर दो प्लेट हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। कब? जब चार्ज आ जाए। ये पुरानी बातें आपको याद दिलाई। अब देखिए, जैसे ही हम वन वे की को ऑन करते हैं, ऑन कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया। यस गाइस, अब क्या होगा? कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज आने लगेगा, मतलब कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी। जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज बढ़ेगा, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पर कोई एमीटर अप्लाई कर दें, एमीटर, मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, सेंसिटिव एमीटर यहाँ अप्लाई कर दें, ये एमीटर हमें क्या देगा? डिफ्लेक्शन देगा। कब तक? जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव एंड से, मान लें आप बैटरी के पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? इस एम प्लेट पर आ रहा है, और एन प्लेट के पीछे से नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ पर चला जाता है। नेगेटिव चार्ज, अच्छा, बैटरी के नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल ठीक है। ओके, तो सर्किट में करंट फ्लो होता है, जबकि सर्किट कैसा है? ओपन सर्किट है। गाइस, ये सर्किट ओपन सर्किट है या क्लोज्ड सर्किट है? डिस्प्लेसमेंट करंट को ही समझना है, बाकी सारे टॉपिक ऑर्डिनरी हैं चैप्टर नंबर 8। इज दिस सर्किट ओपन और क्लोज? बताएं। Closed. Closed. और बस 2-3 जनों की आवाज आई। इज दिस सर्किट ओपन और क्लोज? ये सर्किट ओपन सर्किट है। एम प्लेट, एन प्लेट, दो मेटल की प्लेट है और इसके बीच में क्या है? वैक्यूम, खाली जगह, गैप है ना। दो गैप थे, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था। यहाँ तो आपने गैप कंप्लीट कर दिया, ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस गैप? दिस इज अ गैप। एम प्लेट एन प्लेट म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं होती है, तो सर्किट अभी भी कैसा है? ओपन सर्किट है। और सर्किट ओपन है, फिर भी हमें एमीटर क्या दिखा रहा है? करंट बता रहा है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? ओपन सर्किट है और करंट फ्लो हो रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? अभी इसकी कहानी आपको समझ में आई। तो इस सर्किट में एक्चुअल में दो करंट फ्लो हो रहे हैं। दो नहीं बोलकर मैं बोलूं, टू टाइप्स ऑफ करंट आर देयर। वन टाइप
यू ऑल नो कंडक्शन करंट होता है ना, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये नॉर्मल करंट होता है मेटल के वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से जो जनरेट होता है, कंडक्शन करंट। और जो खाली जगह है, गैप एरिया, यहाँ पर भी करंट होता है, और यहाँ पर जो करंट होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वो कैसे आता है उसकी बात हमें समझनी है। तो स्टार्टिंग में आपको कहा, जब वन वे की को ऑफ किया हुआ है, कैपेसिटर की प्लेट्स पर जीरो चार्ज है, तो यहाँ जो स्पेस है, गैप एरिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, पहली बात। ठीक है, अब आपने वन वे की को ऑन कर दिया तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, चार्ज फ्लो करता है प्लेट्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और इक्वल अमाउंट में सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी इंस्टेंट पर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं, तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है Q अपॉन A। ट्रू गाइस, जल्दी बताइए। सिग्मा Yes, इक्वल टू sir. Q अपॉन A। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। कैपिटल A क्या होता है, प्लेट्स का एरिया, मेटल की प्लेट्स का एरिया। अब चार्जिंग के प्रोसेस में सिग्मा वेरिएबल होता है, ई वेरिएबल होता है, क्यू वेरिएबल होता है। ध्यान दें, जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है ना, चार्जिंग हो रही है, उस टाइम पीरियड में सिग्मा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, ई बढ़ रहा होता है, प्लेट्स पर चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इन दोनों प्लेट के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वेरिएबल, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट यही है, क्या है, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में भी करंट फ्लो होता है। कब, जब उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल। सो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ करंट इन फ्री स्पेस व्हिच वी कॉल डिस्प्लेसमेंट करंट। अब एक और बात ध्यान से सुन लें, एक बात तो बता दी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ करंट इन फ्री स्पेस which we call displacement current। फ्री स्पेस में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जनरेट करता है। अब पता कैसे लगा वो बात, तो हम एक बात क्या जानते हैं, अगर कोई पीक्यू कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो किया जा रहा है, और उसके पास कोई मैग्नेटिक निडल लेकर आ जाए, तो हमें पता है मैग्नेटिक निडल क्या देगी, डिफ्लेक्शन देगी, है ना। जितना इंटेंस होगा करंट, डिफ्लेक्शन का अमाउंट उतना ज्यादा होगा। तो हमें अच्छे से पता है करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, पता है। बिल्कुल उसी मैनर में डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अगर फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक अ कंडक्शन करंट जनरेट्स। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तब ये पक्का हो गया कि यस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर एक करंट जनरेट करता है, और उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। जिस तरह से कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाए, एक जैसा हो जाए, जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया गाइस, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट नहीं करता। तो वायर में ना तो कंडक्शन करंट होगा, भाई कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, अब बैटरी से और कोई चार्ज प्लेट्स पर आ नहीं रहा है, तो वायर्स में कंडक्शन करंट नहीं है, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों साथ साथ होते हैं। इस सर्किट में कंडक्शन करंट मेटल के वायर्स में होगा, और फ्री स्पेस में, खाली जगह में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरह से साइकिल पूरा होता है। कैपेसिटर के चार्जिंग के केस से हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को समझा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी है, ये हमें लीड करती है किसकी तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ। हमें पता है अगर चार्ज मोशन करता है तो करंट जनरेट होता है, एक कांस्टेंट स्पीड से चार्ज चलता जा रहा है तो करंट है, ठीक है। बट एक्सेलरेटेड चार्ज क्या जनरेट करता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो accelerated charge is the main cause of generation of electromagnetic waves। तो अगर कहीं भी चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है।
इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखनी है आपको और वापस समझना है आपको इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, कुछ बता दें। डेफिनेशन Yes, sir. स्टार्ट कर सकते, स्टार्ट कीजिए, लिखिए। वेरिएबल और चेंजिंग है ना, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड produces a current in free space. Variable electric field produces a current in free space, which we called displacement current, which we called displacement current, which we called displacement current. Done? Yes, It is sir. given as, आप फॉर्मूला देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का, फिर हम इस फॉर्मूले को प्रूव भी करेंगे। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है आपको। इट इज गिवन एज I d equal to epsilon naught d upon dt of phi e। इस phi e से आप क्या समझे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Flux. phi m भी होता है, तो phi m होता है b डॉट a, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे, तो ये आया कहाँ से। और जो आपको एग्जांपल मैंने बताया था कैपेसिटर की चार्जिंग के प्रोसेस में, चार्जिंग के प्रोसेस में ओनली उस ड्यूरेशन में जब कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज बढ़ रहा है तो दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब वेरिएबल है। बस उस मोमेंट में दोनों प्लेटों के बीच ये करंट होता है। मेटल के वायर्स में कंडक्शन करंट होता है, उसको आईसी से लिखेंगे। और फ्री स्पेस की खाली जगह में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक करंट जनरेट करता है। तो सर्किट की एक तरह से कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाती है, नहीं तो गैप आ रहा था खाली जगह में करंट। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, इसको डिडक्ट करते हैं प्रूफ। तो इसके लिए हम कैपेसिटर को ही याद करेंगे। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of a capacitor is given as electric field between the plates of a capacitor is given as equal to sigma upon epsilon naught. Then guys, Yes, sir. एटलीस्ट आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन तो अभी पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाए। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड produces a current in free space which we call displacement current। और एक प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बता दिया, करा तो नहीं है, बता दिया कि अगर किसी कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हैं और कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में आप क्या रख दें, एक कंपास, है ना। यहाँ पर अभी हमने सर्किट को ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है। फिर प्रैक्टिकल्स जब तक नहीं करते तब तक ब्रेन को ट्रस्ट नहीं होता। तो प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक अच्छा सा कैपेसिटर आपको चाहिए होगा, बस वन वे की ऑफ कंडीशन में है, कंपास रखा हुआ है। जैसे ही हम वन वे की को ऑन करते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, मतलब चेंज होता है। तो आप देखेंगे जो कंपास की निडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग थी, जैसे ही आपने वन वे की ऑन की, यहाँ पर डिफ्लेक्शन देगी निडल, जबकि यहाँ पर कोई करंट नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट जनरेट करता है और उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और जस्ट लाइक अ कंडक्शन करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट करंट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और बताता कौन है? ये मैग्नेट की निडल। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रैक्टिकली भी चेक करते हैं
अभी देखिए फॉर्मूले से भी आपको करंट मिलेगा। चलिए, तो प्रूफ में आपने कहाँ तक लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, दैट्स इट। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स passes magnetic flux passes through a area. Magnetic flux passes through a, capital A, area. मैग्नेटिक लिख दिया, गई गड़बड़ कर दी। मैग्नेटिक के प्लेस पर क्या लिखना था, इलेक्ट्रिक। तो है ना, उसको मैग्नेटिक को कट करके फटाफट कीजिए, इलेक्ट्रिक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए एरिया, तो जो आपको पता है वही लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आज हम ई सबस्क्रिप्ट पर ई भी अप्लाई कर रहे हैं, ई डॉट ए। if theta equal to 0 degree, then phi e equal to e a, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स की बात करें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो सरफेस पर कैसे होती है, परपेंडिकुलर। प्लेट्स के सरफेस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर थीटा 0 डिग्री है, और आइडियली होता भी है, डन गाइस? Yes, sir. ई इक्वेशन 1 पुट कर देता हूं मैं। सबसे पहले जो हमने ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था, अब ई की वैल्यू पुट कीजिए। फाई ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ओके, फाई ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा के प्लेस पर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या किया है, बिकॉज सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए। तो एप्सिलॉन फाई ई इक्वल टू क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब आप कहेंगे तो गॉस लॉ के जैसा है, तो यहाँ पर हम क्लोज्ड सरफेस नहीं कह रहे, है ना। तो यहाँ पर एक सरफेस की बात की है हमने जिसका एरिया ए है, उस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। और उस एरिया को हमने मान लिया बिल्कुल कैपेसिटर का जो प्लेट्स का एरिया है, बिल्कुल उसके इक्वल एरिया हमने पूरा ले लिया। कहाँ तक पहुंच गए, Q इक्वल टू क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई, एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई। हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब लास्ट डायग्राम से एक बात और बता दूं आपको, फिर ये फॉर्मूला तो आपके सामने आ ही गया समझो। तो हमने कहा था जब हम कैपेसिटर की चार्जिंग के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर, तो एक्चुअल में मेटल के वायर्स जितना चार्ज प्लेट्स पर पहुंचा रहे हैं, मेटल के वायर से, बैटरी से जितना चार्ज प्लेट्स पर पहुंच रहा है, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएगा, है ना। तो अगर इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, मतलब dq अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉल टाइम इंटरवल dt में dq चार्ज कहां पर पहुंचा, प्लेट पर पहुंचा। इस पर ही ध्यान दें, स्मॉल टाइम इंटरवल dt में dq चार्ज कहां पर पहुंचा, प्लेट्स पर पहुंचा। तो किससे पहुंचा, मेटल के वायर से ही पहुंचा ना। तो जो कंडक्शन करंट होता है उसको आप कहते हैं dq अपॉन dt। एक्चुअल में मेटल की जो प्लेट्स हैं उस पर इस रेट से चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इस रेट से चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस रेट से वायर में करंट फ्लो हो रहा है और किसकी तरफ आ रहा है, प्लेट्स पर। तो अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करें तो dq अपॉन dt करंट होगा, और यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल कौन होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से चेंज होता है, ठीक है। देखिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to time, differentiating with respect to time,
dq upon dt equal to epsilon naught d phi e upon dt, d phi e upon dt। अब ये dq upon dt आप बिल्कुल लिख सकते हैं id, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो किसके चेंज होने से जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से जनरेट होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फिक्स होने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल होगा, डी फाई ई अपॉन डी टी नॉन जीरो होगा और आईडी आपको मिलेगा। आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये तो हुआ मैथमेटिकली, और प्रैक्टिकली मैग्नेटिक नीडल हमें बता देती है कि कैपेसिटर के चार्जिंग के प्रोसेस में फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, बिकॉज ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। डन गाइस, पहुंच गए यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो है ना, कैपेसिटर वाला केस हमने यूज लिया, ठीक है, और कुछ बातें पुरानी काम आ गई आपकी। तो ये फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन, चलिए गॉस लॉ यूज लेकर कोई सोच रहे होंगे कि गॉस लॉ यूज लेकर ही कर देते, बट नहीं। गॉस लॉ किस पर वर्क करता है, किसी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। वहां पर हमने क्लोज्ड सरफेस नहीं लिया था, वहां पर हमने कैपिटल ए एरिया का एक सरफेस कंसीडर किया था ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम देख लें पहले। मैक्सवेल्स इक्वेशन हमें करना है, 2 मिनट ही बचे हैं। चलिए तो गाइस हेडिंग लिख सकते हैं आप, मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो हम कल करेंगे। मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्सवेल ने 4 फंडामेंटल लॉज को इक्वेशंस में बाउंड किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इक्वेशंस में बाउंड किया, और these 4 equations are called Maxwell's equations। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंप्लीटली बाउंड किया मैक्सवेल ने अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस में। तो इससे हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है। थैंक यू, गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir.